छात्र मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। छात्रों, हमने हिंदी लोक भारतीय पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित व्याकरण विभाग से संबंधित अनेक घटकों की जानकारी ली है। अब तक हमने विकारी एवं अविकारी शब्द, काल के भेद, सहायक एवं प्रेरणात्मक क्रिया और कारक, इन घटकों को जाना समझा। तो आज हम और एक महत्वपूर्ण व्याकरण घटक की जानकारी लेंगे और वह घटक है विराम चिन्ह, जिससे आप जान लेंगे कि उचित विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो शुरू करते हैं टॉपिक विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, इसके लिए हम उसकी जो परिभाषा है वह पढ़ लेते हैं। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितने समय के लिए रुकना है, वाक्य का भाव कैसे व्यक्त करना है आदि बताने के लिए जिन विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब यह परिभाषा हम समझ लेते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। वाक्य पढ़ते समय हमें कहाँ रुकना है, यानी लगातार हम वाक्यों को नहीं पढ़ सकते। अगर हम लगातार पढ़ेंगे तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा या कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितने समय के लिए रुकना है, वाक्य का भाव कैसे व्यक्त करना है आदि बताने के लिए जिन विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इन विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया तो किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, वाक्य का भाव बदल जाता है। इसका बोध आपको इन उदाहरणों के माध्यम से ज़रूर होगा। देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ उदाहरण है जैसे कि घोड़े को रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य में देखिए, घोड़े को रोको, रोको के बाद चिन्ह लगाया गया है। तो घोड़े को रोको मत जाने दो, इसका मतलब घोड़े को रोकने के लिए कहा गया है, उसे जाने के लिए नहीं कहा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ अब देखिए क्या लिखा है, घोड़े को रोको मत जाने दो, यानी यहाँ मत के बाद कॉमा लगाया गया। इसका मतलब यह है घोड़े को जाने के लिए कहा गया है, घोड़े को रोकने के लिए नहीं कहा गया है। इसके विपरीत ऊपर के वाक्य में घोड़े को रोकने के लिए कहा गया है, घोड़े को जाने के लिए मना किया गया है। और यहाँ क्या किया गया है, यहाँ घोड़े को रोकने के लिए मना किया गया है और जाने के लिए कहा गया है। यानी देखिए, यहाँ विराम चिन्ह लगाने से और यहाँ विराम चिन्ह लगाने से अर्थ का अनर्थ हो गया। अब देखिए, चलो मत रुको, यानी चलने के लिए कहा गया है और रुकने के लिए मना किया गया है। तो लेकिन इसके नीचे देखिए, चलो मत रुको, यानी यहाँ क्या कहा गया है दूसरे वाक्य में कि चलने के लिए मना किया गया है और रुको चलो मत रुको, यानी चलने के लिए मना किया गया है और रुकने के लिए कहा गया है। यानी यहाँ चिन्ह लगाने से और यहाँ नीचे मत के बाद चिन्ह लगाने से किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हुआ। यानी यहाँ आप जान गए हैं, हमने जाना कि विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विराम चिन्हों के भेद कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ विराम चिन्हों के भेद लिखे गए हैं। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क, दोहरा उतरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमास, इकहरा उतरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, विवरण चिन्ह कोलन, योजक चिन्ह हाइफन, निर्देशक चिन्ह डैश, कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स और लाघव चिन्ह एब्रीवेशन साइन। अब विराम चिन्हों के ये जो भेद है इनकी हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार है, एक दंडक होता है और उसे इंग्लिश में कहा जाता है फुल स्टॉप।
देखिए, जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब जहाँ वाक्य समाप्त होता है यानी सरल वाक्य है, वाक्य में अगर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, वाक्य के द्वारा अगर कोई भाव सूचित नहीं हो रहा है, तो उस वाक्य के अंत में वाक्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ सरल वाक्य है और इसीलिए इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। सोने की बिल्ली बनवाई सरल वाक्य है, इसमें कोई प्रश्न पूछा गया नहीं है, इसमें कोई भाव सूचित नहीं किए गए और इसीलिए इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा चिन्ह देख लेते हैं, अल्प विराम, जिसका यह चिन्ह है और इंग्लिश में उसे कहा जाता है कॉमा। उसकी परिभाषा है, वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। पहला है, मित्रों आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। देखिए, मित्रों यह संबोधन है, यानी मित्रों यह जो संबोधन है, मित्रों को पुकारा गया है, संबोधित किया गया है, तो संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। और आगे वाक्य देखिए, आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, उसके बाद है पूर्ण विराम। अब अल्पविराम का प्रयोग कहाँ का होता है? संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। दूसरा है, हाँ मैं अवश्य आ जाऊँगा। वाक्य के प्रारंभ में हाँ नहीं अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो हाँ नहीं के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। तीसरा है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नर्मदा भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। वाक्य में अगर एक ही जाति के अनेक शब्द एक के बाद आते हैं, तब एक के बाद एक आने वाले शब्दों के बाद यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नर्मदा ये नदियाँ हैं, नदियों के नाम है, एक ही जाति के शब्द है और इसीलिए यहाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के बाद अल्पविराम यानी कॉमा का प्रयोग किया गया है। नर्मदा के बाद कॉमा का प्रयोग आप नहीं करेंगे क्योंकि भारत यह नदी का नाम नहीं है। और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं, अर्धविराम, यह चिन्ह है अर्धविराम का, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमीकोलन। देखिए, वाक्य में जब अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, उदाहरण से हम यह जान लेते हैं। पहला उदाहरण है, काम पूरा कर लो अर्धविराम चिन्ह उसके बाद चले जाना। यानी देखिए, यहाँ काम पूरा कर लो, इसके बाद अर्धविराम चिन्ह है क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ काम पूरा कर लो, उसके बाद हमें पता चलता है कोई ना कोई उसके बाद वाक्य ज़रूर होगा, यानी यह वाक्य आधा है। यह जो पूरा वाक्य दो दो छोटे वाक्यों से बना है, तो पहला जो वाक्य है उस वाक्य के बाद अर्धविराम का चिन्ह आप यहाँ प्रयोग उसका करेंगे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। दूसरा है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसके बाद हो गया अर्धविराम का चिन्ह यहाँ हमने लगाया, इससे दूर रहना चाहिए, यानी वाक्य यहाँ समाप्त हो चुका है। यह बड़ा वाक्य दो छोटे वाक्यों से बना है, तो पहला जो वाक्य है उस वाक्य के बाद अर्धविराम यानी सेमीकोलन का चिन्ह लगाया जाता है, जिसमें हमें क्या करना है कि अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना है लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना है। जैसे अल्प विराम में हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकते, लेकिन अर्ध विराम में देखिए, काम पूरा कर लो उसके बाद चले जाना। तो यहाँ अर्ध विराम में हमें क्या करना है कि यहाँ हमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना है। और तब यहाँ ऐसे वाक्य जो होते हैं उन वाक्यों में जो पहला वाक्य होता है उस वाक्य के बाद अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह इसका चिन्ह है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। इसे तो आप अच्छी तरह से जानते ही है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नार्थक वाक्य में किया जाता है। जब वाक्य पढ़ने से हमें पता चलता है कि वाक्य
वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये जो सारे प्रश्नवाचक शब्द है, इन प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्य में जब प्रयोग होता है तब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और इसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, यानी प्रश्न पूछा है और इसीलिए प्रश्न पूछने के कारण वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा वाक्य, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है और यहाँ कहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी है और इसीलिए हमें पता चलता है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है और इसीलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। आगे है विस्मय सूचक चिन्ह। यह है उसका चिन्ह और उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए, पढ़ते हैं, विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ देखिए पहला उदाहरण, वाह कितना सुहावना मौसम है। इस वाक्य में देखिए वाह, यह एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यानी इंटरजेक्शन वर्ड है और यह जो विस्मयादिबोधक अव्यय है, इस विस्मयादिबोधक अव्यय से भाव प्रकट होते हैं और इसीलिए क्या किया गया है, इस विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है और वाक्य के अंत में भी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा है भगवान तुम्हारा भला करे, यानी यहाँ भाव सूचित हो रहे हैं और इसीलिए या इस वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह, यह उसका चिन्ह है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास। पढ़ लेते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह, जब किसी के कहे या लिखे कथन को जो का त्यों लिखना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, किसी के द्वारा कही गई जो बात है उस बात को जो का त्यों लिखना है तो उस कथन को यानी कही गई बात को जो का त्यों जब लिखा जाता है तब वह उस वाक्य में दोहरा अवतरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे कि लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, लोकमान्य तिलक ने कहा था के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। अब जैसे कि यहाँ देखिए, जिसके द्वारा बात कही जाती है तो उस वाक्य के अंत, उस वाक्य का जो अंत होता है, लोकमान्य तिलक ने कहा था, तो क्या कहा था वह जो है वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगा, लेकिन उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा और उसके बाद कही गई बात को जो का त्यों लिखना है और उस कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो शुरुआत का प्रारंभ का दोहरा अवतरण चिन्ह होता है वह 6 की तरह होता है, 6 जो है उसकी तरह होता है और जो अंत में यानी क्वेश्चन मार्क हो या पूर्ण विराम हो उसके बाद दोहरा अवतरण जो दिया जाता है वह 9 की तरह होता है। यह बात याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और यह भी याद रखिए कि जब इन्वर्टेड कॉमास आप क्लोज करते हैं तब पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक चिन्ह जो है उनके बाद ही दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना आवश्यक है। आगे देखिए, श्रीधर ने पूछा तुम किसके रिश्तेदार हो। देखिए, श्रीधर ने पूछा कॉमा, अब उसके द्वारा कही गई बात को यहाँ क्या किया गया है, दोहरे अवतरण चिन्ह में यहाँ लिखा गया है, तुम किसके रिश्तेदार हो। अब यह प्रश्न सूचक वाक्य है और इसीलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है और दोहरे अवतरण चिन्ह से इस वाक्य को क्या कर दिया गया है, इस वाक्य को क्लोज किया गया है। तो देखिए, यहाँ तुम किसके रिश्तेदार हो, यह कही गई बात जो है उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह, यह उसका चिन्ह है और उसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। पढ़ते हैं, किसी विशेष नाम या शब्द के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण है, लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र
यानी प्रभाकर है। प्रभाकर यह उनका क्या है, यह उनका निकनेम जिसे कहते वह है, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस नाम से भी जाने जाते हैं। अब प्रभाकर इस शब्द पर जोर देने के लिए, इस विशेष नाम को दर्शाने के लिए प्रभाकर इस शब्द को इकहरे अवतरण चिन्ह में किया गया है, डाला गया है। जैसे शुरुआत का जो इकहरा अवतरण चिन्ह होता है वह 6 की तरह, और अंत में जो होता है वह होता है 9 में, यानी 9 नंबर में उसका चिन्ह होता है। दूसरा उदाहरण, पुस्तक का नाम जिंदगी मुस्कुराई। तो पुस्तक का जो नाम है तो जिंदगी मुस्कुराई, यह विशेष नाम है, विशेष शब्द है, और इसीलिए उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह जो है उसका चिन्ह इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। विवरण चिन्ह को इंग्लिश में कहा जाता है कोलन। पढ़ते हैं, जब किसी शब्द या वाक्यांश के विषय में विस्तार से कहना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, काल के निम्नलिखित मुख्य भेद है। अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ विवरण चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि काल की निम्नलिखित मुख्य भेद, तो मुख्य भेद जो है काल के, उसके बारे में विस्तार से कहने के लिए यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर विस्तार से आगे बात को बताया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन काल के निम्नलिखित मुख्य भेद है, उसके बाद विवरण चिन्ह देना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, संज्ञा। संज्ञा की जब हम परिभाषा लिखते हैं तब संज्ञा शब्द के बाद उस संज्ञा के बारे में, उस संज्ञा की परिभाषा के बारे में विस्तार से कहने के लिए संज्ञा इस शब्द के बाद विवरण चिन्ह यानी कोलन का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, योजक चिन्ह। अब देखिए, योजक चिन्ह का यह क्या है, साइन है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइफन। पढ़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का उपयोग जो किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। उदाहरण देखते हैं, एक, सुख दुख, यह भाग्य पर निर्भर है। अब देखिए, सुख दुख ये दोनों क्या है, शब्द युग्म है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो ये विलोम है। जब वाक्य में विलोम शब्दों की जोड़ियाँ आती है तो उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, वह खेलते खेलते गिर पड़ा। तो खेलते खेलते शब्द युग्म है, सुख दुख विलोम शब्द है। खेलते खेलते जो है वह शब्द युग्म है। सुख दुख इसे हम शब्द युग्म भी कहेंगे, विलोम शब्द भी कहेंगे। तो यहाँ देखिए, विलोम शब्दों के बीच, उसके बाद शब्द युग्म शब्द जो होते उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निर्देशक चिन्ह। अब देखिए, निर्देशक चिन्ह जो होता है वह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह का जो साइन है वह निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में कहा जाता है डैश। देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण से आप समझ पाएंगे। देखिए, राम। अब राम के द्वारा जो बात कही गई है या जो राम के संवाद है वे संवाद आगे लिखे गए, लेकिन राम जो है उसके बाद निर्देशक चिन्ह दिया गया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आगे विवरण विस्तृत रूप से कोई बात कही जाने वाली है, और इसीलिए राम इस शब्द के बाद डैश इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, निर्देशन दिया गया है। आगे देखिए, भरत। अब देखिए, राम कहता है भरत तुम अयोध्या लौट आओ। फिर राम कहता है भैया ऐसा न कहो। देखिए, राम के द्वारा कही गई बात को क्या किया गया है, निर्देशक चिन्ह के द्वारा बताया गया है। यानी निर्देशक चिन्ह यहाँ बताता है कि राम भरत से क्या कहना चाहते हैं, फिर भरत राम से क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ राम और भरत
ये जो पात्र है उनके संवाद जो है वे संवाद आगे लिखने के लिए उस संवादों के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे कोष्टक चिन्ह। अब देखिए कोष्टक चिन्ह का यह क्या है, साइन है, मार्क है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोष्टक चिन्ह को ब्रैकेट्स। किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने या नाटकों के भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने या नाटकों के भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। पहला है पवन। पवन के बाद देखिए यहाँ कोष्टक चिन्ह लगाया गया है, ब्रैकेट दिया गया, उस ब्रैकेट में पवन का अर्थ लिखा गया है वायु, क्योंकि यहाँ पवन का अर्थ जो है वह किसी लड़के का नाम भी हो सकता है और इसीलिए यहाँ पवन का अर्थ यहाँ ब्रैकेट में कोष्टक में बताया गया है। पवन का अर्थ यहाँ है वायु। पवन वायु का प्रवाह तेज था, तो और इसीलिए यहाँ हम देख लेंगे कि पवन का जो दूसरा अर्थ है वह बताने के लिए उस अर्थ को कोष्टक चिन्ह में दिया गया है। आगे दूसरा वाक्य है राजा। उदास होकर अब क्या होगा, देखिए राजा, अब राजा के जो भाव है तो उन भावों को दर्शाने के लिए वे भाव यहाँ कोष्टक चिन्ह में दिए गए हैं। राजा उदास होकर, तो उदास होकर ये जो भाव है वे भाव कोष्टक चिन्ह में दिए गए हैं। फिर राजा उदास होकर अब क्या होगा, यानी नाटकों के भाव जो है वो प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाघव चिन्ह, यह उसका चिन्ह है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एब्रीवेशन साइन। पढ़ते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षेप यानी शॉर्ट में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, पहला है पंडित। अब पंडित यह बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। अब इस पंडित शब्द का संक्षेप रूप है प, और इस प के बाद लाघव चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण डॉक्टर, भी बहुत ही परिचित शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है, और डॉक्टर जो है उसका संक्षेप में रूप लिखकर उसके बाद लाघव चिन्ह लगाया गया है। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में यथासाथ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए पहला वाक्य, वाह यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। तो यह जो वाक्य है वह विस्मयादिबोधक वाक्य है और इसीलिए वहाँ इस विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम दिया गया है। दूसरा वाक्य, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। देखिए अब जूलिया के बाद क्या है, अल्प विराम यानी कॉमा है, क्योंकि जूलिया को संबोधित किया गया है, पुकारा गया है और इसीलिए जूलिया के बाद कॉमा, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यह सरल वाक्य और इसीलिए इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम दिया गया है। तीसरा वाक्य है, उसे नए नए स्थान देखने में बहुत आनंद आता है। अब इस वाक्य में देखिए, उसे नए नए, इन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, यानी यह शब्द युग्म है और इन शब्द युग्मों के बीच क्या किया गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसे नए नए स्थान देखने में बहुत आनंद आता है। अब यह सरल वाक्य और इसीलिए इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। चौथा उदाहरण है, उसने पूछा यह गाय क्या आप लोगों की है। अब देखिए, उसने पूछा के बाद कॉमा, पर उसने जो पूछा है उसके द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखने के लिए यह गाय क्या आप लोगों की है, इस वाक्य को हमने दोहरे अवतरण चिन्ह में क्या कर दिया है, बांध दिया है। यह गाय क्या आप लोगों की है, यह सरल वाक्य नहीं है, यह तो प्रश्नवाचक वाक्य है और इसीलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाकर इस वाक्य को दोहरे अवतरण चिन्ह में क्या कर दिया है, इस वाक्य को क्लोज किया गया है। पांचवा है उदाहरण, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब देखिए, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी, अब देखिए सिरन
और सी यह शब्द युग्म है और इसीलिए इन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम दिया गया है क्योंकि यह वाक्य सरल वाक्य है। तो बच्चों, आशा करती हूँ विराम चिन्ह से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको दी है उस जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यह टॉपिक विराम चिन्ह आप अच्छी तरह से ध्यान में लेंगे, यह आशा करती हूँ। और आपको धन्यवाद कहकर यहाँ मैं मेरा स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।